दिखाया जाता है कि हमारा जोहन उन गुंडों के हाथ से वो नाइफ छीन लेता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इतना बोलते ही वो नाइफ की असली पावर एक्टिवेट कर देता है। सबसे पहले उसे सबके शरीर के वाइटल्स दिखाई देने लगते हैं, बिल्कुल एक्सरे विजन की तरह। और फिर अगले ही पल वो इतनी जबरदस्त स्पीड से मूव करता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। हालांकि जोहन किसी को मारता नहीं, लेकिन इतनी बुरी तरह घायल कर देता है कि दोबारा लड़ने की हालत में कोई नहीं बचता। दूसरी तरफ उनका बॉस तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है और घबराते हुए पूरी घटना बताने लगता है। वो कहता है कि एक लड़का पलक झपकते ही सबको हरा गया। उसकी स्पीड इंसानों जैसी नहीं थी, यहां तक कि उसकी आंखें भी चमक रही थीं। लेकिन उसकी बहन को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि उसका भाई बस बहाने बना रहा है। इसी बीच जोहन वहां से सिर्फ निकलता ही नहीं, बल्कि उन लोगों के अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो भी लेकर चला जाता है। साथ ही वहां रखा बुद्धा का एक पुराना स्टैच्यू भी अपने साथ उठा लेता है। जब इस बात का पता उसकी बहन को चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत आदेश देती है कि किसी भी कीमत पर वो स्टैच्यू वापस लाया जाए। इधर जोहन उस स्टैच्यू को बेचने की सोचता है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि इसके ज्यादा पैसे मिलने वाले नहीं हैं। फिर भी उसके मन में एक सवाल आता है, अगर ये चीज इतनी बेकार है तो आखिर इसके पीछे सब इतने पागल क्यों हो रहे हैं। तभी अचानक सिस्टम उसके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाता है। उसमें लिखा होता है कि इस स्टैच्यू के अंदर कोई सस्पिशियस सब्सटेंस छिपा हो सकता है। ये देखते ही जोहन बिना वक्त गंवाए अपनी नाइफ से स्टैच्यू को खोल देता है, और जैसे ही वो टूटता है उसके अंदर से एक छोटी सी बोतल में भरा रहस्यमयी लिक्विड बाहर निकल आता है। उसी समय दूसरी तरफ उस लेडी को फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी पीछे से पुलिस उसके भाई को गिरफ्तार करके ले आती है और आरोप होता है ड्रग ऑफेंस का। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को उनके सीक्रेट वेयरहाउस की भी पूरी जानकारी मिल चुकी होती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो लेडी ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे उसे इस पूरे मामले के बारे में कुछ भी पता ही ना हो। जांच आगे बढ़ती है तो एक बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि उनके वेयरहाउस में रखी महंगी मूर्तियों और आर्ट पीसेस के अंदर छुपाकर ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही थी। सबूत सामने आते ही पुलिस उस लेडी को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल यह था कि पुलिस तक इतनी सीक्रेट जानकारी आखिर पहुंची कैसे। जवाब था जोहन। ये सारी जानकारी उसी ने पुलिस को दी थी। इतना ही नहीं, उसे उनके पुराने पासवर्ड भी पहले से पता थे, और क्योंकि उन्होंने कभी पासवर्ड बदले ही नहीं, इसलिए पुलिस आसानी से उन सभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेयरहाउस तक पहुंच गई। इसके बाद जियोन अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके फोन पर उसके दोस्त कैन का मैसेज आता है, जो पुलिस में काम करता है। वो मैसेज करता है कि तुम्हारे 10 मिलियन वाले रिवॉर्ड का प्रोसेस शुरू हो चुका है, बहुत जल्द तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर जियोन मन ही मन सोचता है, चलो आज आराम कर लेता हूं, कल से फिर नई टूम हंटिंग शुरू करूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां उसका अपार्टमेंट होना चाहिए था वहां अब एक रहस्यमयी टूम प्रकट हो चुकी होती है। जियोन जिस जगह पहुंचा था वहां अचानक प्रकट हुए इस टूम की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। आसपास मौजूद लोग घबराए हुए थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रहस्यमयी चीज आई कहां से। तभी जियोन की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रही होती है। जियोन बिना किसी को शक होने दिए उसकी बातें सुनने लगता है। लड़की कह रही होती है कि अभी तक सरकार को इस टूम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ज्यादा देर तक ये बात छिपी नहीं रहेगी। बहुत जल्द इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि यहां कभी कोई टूम मौजूद था। तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। उसका नाम था लिंडा वॉकर। इतने में उसके सामने एक और आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लिंडा भी कुछ पल के लिए चौंक जाती है। इस शख्स का नाम था केंशी, जो रिपब्लिक ऑफ बेंड की स्पेशल एग्जीक्यूशन टीम का सदस्य था। वहीं दूसरी तरफ लिंडा CIA के लिए काम करती थी। दोनों अलग अलग देशों और अलग अलग एजेंसियों से जुड़े हुए थे, लेकिन इस मिशन में उनका मकसद एक ही था, इस टूम के अंदर छिपे कीमती रेलिक्स को सबसे पहले अपने कब्जे में लेना। दूर खड़ा जियोन इन दोनों की पूरी बातचीत और उनकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि ये लोग इस टूम को एक्सक्लूसिव ऑपरेशन की तरह हैंडल कर रहे थे, यानी इनके पास इस तरह के टूम को एक्सप्लोर करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। इसका साफ मतलब था कि अभी तक दुनिया में ऐसे एक्सपर्ट लोगों की संख्या बेहद कम थी। तभी अचानक जियोन की नजर टूम की दीवारों पर बने कुछ अजीबोगरीब निशानों पर जाती है। ये साधारण निशान नहीं थे, बल्कि टूम ग्लिफ्स थे। इन्हें तुम एक तरह की प्राचीन भाषा भी कह सकते हो, जो सिर्फ टूम्स की दीवारों पर ही देखने को मिलती है। इन ग्लिफ्स के अंदर उस टूम से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी छिपी होती है, जैसे कि अंदर जाने का सही रास्ता कहाँ है, कौन सी जगह पे जाल बिछा हुआ है और किन रास्तों से बचकर आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं रहस्यमयी ग्लिफ्स को ध्यान से पढ़ते हुए जियोन धीरे धीरे टूम के अंदर आगे बढ़ने लगता है। ट हो चुकी होती है। जियोन जैसे ही उन रहस्यमयी ग्लिफ्स को पढ़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसके सामने सिस्टम का एक नया विंडो खुल जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक नया टाइटल हासिल कर लिया है। इस नए टाइटल का नाम था क्रिप्टोग्राफर।
इसके साथ ही उसकी एक नई स्किल भी अनलॉक हो जाती है, जिसका नाम था लिंग्विस्टिक रैंक अप। अब तक जियोन के पास कुल 2 स्किल्स हो चुकी थी। पहली थी स्पाई, जो एफ रैंक की स्किल थी। इसकी मदद से वो अपने आसपास करीब 1 मीटर के दायरे में मौजूद चीजों को आसानी से डिटेक्ट कर सकता था। वहीं दूसरी नई स्किल लिंग्विस्टिक भी एफ रैंक की थी, लेकिन इसकी खासियत ये थी कि इसकी मदद से जियोन किसी भी भाषा को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ सकता था। यानी अब चाहे भाषा कितनी भी पुरानी या रहस्यमयी क्यों ना हो, उसे समझना जियोन के लिए काफी आसान होने वाला था। हालांकि अभी भी उसे टोम रेडर बनने के लिए कुछ और स्किल्स अनलॉक करनी बाकी थी। नई मिली इस शक्ति का फायदा उठाते हुए जियोन दोबारा उन ग्लिफ्स को ध्यान से पढ़ता है। कुछ ही देर बाद उसे आखिरकार टूम का असली प्रवेश द्वार मिल जाता है। बिना एक पल गंवाए वो अपनी रहस्यमयी नाइफ निकालता है और पूरे जोर से उस जगह पर वार करता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरे इलाके में तेज कंपन महसूस होने लगता है। देखते ही देखते टोम का छिपा हुआ एंट्रेंस धीरे धीरे खुलने लगता है। इस अचानक हुई हलचल को लिंडा और केंशी भी नोटिस कर लेते हैं। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि किसी ने एंट्रेंस खोल दिया है। बिना समय बर्बाद किए वो भी तेजी से उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं और एंट्रेंस खुलते ही उसके अंदर छलांग लगा देते हैं। लेकिन तब तक जियोन उनसे काफी आगे निकल चुका होता है। टोम के अंदर चारों तरफ घुप अंधेरा था, इसलिए वो एक लाइटर जलाकर सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक रहस्यमयी जगह दिखाई देती है, जहां बीचों बीच एक शांत झील जैसी संरचना बनी हुई थी। जियोन बिना कुछ सोचे अपनी नाइफ उठाता है और सीधे उस झील के बीचों बीच फेंक देता है। जैसे ही नाइफ पानी में गिरती है, पूरे तालाब में हलचल मच जाती है। अगले ही पल पानी के अंदर से एक विशालकाय स्नेक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो जियोन को घूरते हुए मुस्कुराता है और कहता है, लगता है इस बार फिर कोई मेरे खजाने तक पहुंच ही गया। इतना कहकर वो धीरे धीरे जियोन के करीब आता है और पूछता है, बताओ तुम्हारी नाइफ इनमें से कौन सी है, ये गोल्ड वाली या फिर सिल्वर वाली? तभी हम देखते हैं कि उस स्नेक के सामने 2 बेहद कीमती रेलिक्स मौजूद थे, एक गोल्डन और दूसरा सिल्वर रंग का। इस पूरे सीन को देखकर हमें बचपन की वो मशहूर कहानी याद आ जाती है, जिसमें एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। फिर एक देवी बाहर आकर उससे पूछती है, तुम्हारी कुल्हाड़ी गोल्ड की थी, सिल्वर की या लकड़ी की? और क्योंकि लकड़हारा ईमानदारी से सही जवाब देता है, इसलिए देवी उसे तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में दे देती हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में इस कहानी के कई वर्जन मौजूद हैं। शायद इसी वजह से इस टूम की पहली परीक्षा भी काफी आसान रखी गई थी, क्योंकि लगभग हर इंसान इस कहानी से पहले से परिचित होता है। जियोन भी बिना देर किए वही जवाब देता है, इन दोनों में से कोई भी मेरी नहीं है। उसकी ईमानदारी देखकर स्नेक खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए असली नाइफ वापस निकालकर जियोन के सामने रख देता है। लेकिन यहां जियोन वो नहीं करता जिसकी उम्मीद स्नेक कर रहा था। वो नाइफ हाथ में लेते ही कहता है, जरा इसे पास से देखने दो। और अगले ही पल अचानक उसी नाइफ से स्नेक पर हमला कर देता है। स्नेक दर्द से पीछे हट जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तब जियोन शांत आवाज में जवाब देता है, मैं ऐसी मीठी बातों पर भरोसा नहीं करता। कौन जानता है कि तुम्हारा इनाम सच में मिलेगा भी या नहीं? फिर वो आगे कहता है, और अगर तुम मुझे गोल्ड या सिल्वर वाले रेलिक्स दे भी देते, तब भी मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भविष्य में इन्हीं रेलिक्स की वजह से एक इंसान सीरियल किलर बन गया था। जियोन भविष्य से आया था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि अमेरिका में एक खतरनाक अपराधी ने इन्हीं रेलिक्स की ताकत का इस्तेमाल करके न जाने कितने लोगों की जान ली थी। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। इतना कहते ही जियोन और उस स्नेक के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी रहस्यमयी नाइफ की ताकत का इस्तेमाल करते हुए जियोन लगातार स्नेक पर भारी पड़ने लगता है और कुछ ही पलों में उसका पलड़ा साफ तौर पर मजबूत दिखाई देने लगता है। लड़ाई के बीच स्नेक गुस्से में जियोन से पूछता है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर जियोन शांत रहते हुए कहता है, क्योंकि मैं किसी रेलिक पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। इसके बाद वो 3 बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट समझाता है। पहला है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है कि तुम और रेलिक एक दूसरे पर भरोसा करते हो। उस भरोसे की वजह से रेलिक अपनी ताकत खुद तुम्हारे लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा है डोमिनेंस। इसमें भरोसे की जरूरत नहीं होती। यहां मालिक अपनी ताकत से रेलिक को जबरदस्ती अपने आदेश मानने पर मजबूर करता है। और तीसरा होता है कंपैटिबिलिटी, यानी रेलिक और उसके मालिक के बीच ऐसा परफेक्ट तालमेल जहां दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते हो, दोनों की इच्छा एक जैसी हो, इसलिए ताकत भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करती है। आसान भाषा में कहें तो एफिनिटी में रेलिक अपनी मर्जी से साथ देता है, डोमिनेंस में उसे मजबूर किया जाता है, और कंपैटिबिलिटी में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते हैं। लेकिन सामने खड़ा स्नेक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो लगातार जियोन पर हमला करता रहा, कभी उसे अपनी पूंछ से दूर फेंक देता तो कभी इधर उधर घसीटने लगता। मगर जियोन ने भी फैसला कर लिया था कि वो किसी रेलिक के इशारों पर कभी नहीं चलेगा। इस बार उसने डोमिनेंस का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो सीधे रेलिक को आदेश देता है, मेरी बात मान, वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। ये कोई अनुरोध नहीं था, बल्कि सीधी धमकी थी। फिर भी स्नेक झुकने को तैयार नहीं होता।
तभी उसके पूरे शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी चमड़ी एक एक करके टूटकर गिरने लगती है और देखते ही देखते उसका विशाल शरीर पानी में बदलना शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा स्नेक गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ पानी बचा था और उसी पानी के बीच जियोन के हाथ में आ चुके थे गोल्डन और सिल्वर एग्स। तभी सिस्टम फिर से एक्टिव होता है। स्क्रीन पर नया नोटिफिकेशन दिखाई देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू टाइटल एक्वायर्ड। जियोन ने एक और स्किल अनलॉक कर ली थी। इस बार उसे मिली टूम एक्सकवेशन नाम की F रैंक स्किल। इस स्किल की मदद से अब वो टूम्स और उनके अंदर छिपे रहस्यों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ सकता था। यानी अब टूम रेडर बनने के लिए उसे सिर्फ एक आखिरी स्किल की जरूरत थी। तभी सिस्टम की स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन दिखाई देता है। इस बार जियोन को एक नया टाइटल मिलता है, अब्यूजर ऑफ रेलिक। यानी ऐसा इंसान जो रेलिक्स की ताकत का इस्तेमाल उनके साथ तालमेल बनाकर नहीं, बल्कि उन्हें जबरदस्ती अपने कंट्रोल में रखकर करता है। इस नए टाइटल के साथ उसकी डोमिनेंस पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है, क्योंकि उसकी एफिनिटी कम हो जाती है। यानी अब रेलिक्स उसके साथ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी में काम करने वाले थे। तभी दूसरी तरफ केंशी और लिंडा भी उसी रहस्यमयी तालाब तक पहुंच जाते हैं। जियोन पहले से ही वहां छिपकर उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। केंशी बिना देर किए अपने साथ लाया हुआ एक रेलिक उस तालाब के अंदर फेंक देता है, लेकिन जियोन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जानता था कि अब ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। असली परीक्षा तो वो पहले ही पूरी कर चुका था, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। उधर केंशी काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन तालाब के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी लिंडा एक बात नोटिस करती है। उसे एहसास होता है कि रिपब्लिक ऑफ बेंड के पास शायद कोई ऐसा रेलिक है जो भविष्य की झलक दिखा सकता है, क्योंकि केंशी पूरे भरोसे के साथ कह रहा था कि अगर इस तालाब में कोई रेलिक फेंका जाए तो जरूर कुछ न कुछ होगा। यानी उसे पहले से यही जानकारी मिली हुई थी। तभी अचानक पूरा टोम जोर जोर से हिलने लगता है। एक जबरदस्त भूकंप आता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। लिंडा और केंशी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बाहर की तरफ भागते हैं। सीन कट होते ही कहानी वापस उसी गैलरी में पहुंचती है जहां वो भाई बहन अपना गैर कानूनी धंधा चलाते थे। वहां मौजूद उनके बाकी साथी गुस्से से आग बबूला थे। पुलिस ने उनका लगभग पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया था और इस सब का जिम्मेदार वो सिर्फ एक इंसान को मान रहे थे, जियोन। सभी मिलकर फैसला करते हैं कि अब किसी भी कीमत पर जियोन से बदला लिया जाएगा। तभी वहां एक आदमी सबसे ज्यादा भड़काऊ बातें करता दिखाई देता है। उसका नाम था नोबू, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला कदम जियोन पहले ही सोच चुका है। जियोन नोबू से कहता है कि उसे मिडास पहुंचकर कुछ खास रेलिक्स का पता लगाना है, लेकिन सिर्फ रेलिक्स ही नहीं, उसे एक इंसान को भी ढूंढना होगा। उस आदमी का नाम था जैक एमैन, जिसे ज्यादातर लोग जेके के नाम से जानते थे। जियोन के मुताबिक जेके का सीधा संबंध उगवारा से था, इसलिए अगर उसे सही जानकारी चाहिए तो सबसे पहले उसी आदमी तक पहुंचना जरूरी था। नोबू तुरंत परेशान होकर पूछता है, लेकिन मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? वो जगह कोई आम इंसान के लिए तो खुली नहीं है। जियोन मुस्कुराकर जवाब देता है, वो कैसे करना है, ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। फिर वो आगे कहता है, काम पूरा करोगे तो पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, जितना चाहिए उतना मिलेगा। अब नोबू के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं था। आखिर ये एक बिजनेस डील थी, चाहे अपनी मर्जी से काम करे या फिर मजबूरी में, लेकिन ये मिशन उसे हर हाल में पूरा करना ही था। सच कहें तो जियोन का तरीका थोड़ा निर्दयी जरूर था, लेकिन फिलहाल वही इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट था। इसके बाद अगला दिन शुरू होता है। जियोन पूरी तैयारी के साथ एक नई रेलिक हंट पर निकलने वाला होता है। तभी टीवी पर चल रही न्यूज उसका ध्यान खींच लेती है। खबर में बताया जा रहा था कि इस महीने का चौथा मर्डर हो चुका है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मुख्य संदिग्ध ने खुद ही आत्महत्या कर ली। ये खबर सुनकर जियोन बिल्कुल भी चौंकता नहीं, क्योंकि उसे याद था कि भविष्य में टोम्स के प्रकट होने से पहले भी बिल्कुल ऐसी ही रहस्यमयी घटनाएं लगातार हो रही थीं। तभी किस्मत एक बार फिर उसका सामना केंशी से करा देती है। जियोन उसे देखते ही पहचान जाता है। यही वो आदमी है जिससे मैंने गोल्डन और सिल्वर रेलिक्स हासिल किए थे। उसी पल जियोन को एक और बात समझ में आ जाती है। अगर केंशी यहां मौजूद है तो इसका मतलब साफ है, आसपास कहीं ना कहीं एक और नया टूम प्रकट होने वाला है। जियोन मन ही मन सोचता है, अगर केंशी यहां मौजूद है तो इसका मतलब इनके पास ऐसा कोई रेलिक जरूर है जो भविष्य की जानकारी देता है। इतना ही नहीं, उसे केंशी के शरीर से किसी रेलिक की हल्की सी ऊर्जा भी महसूस होने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि केंशी उसे छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा था। जियोन फैसला करता है कि अभी बेवजह उससे उलझने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन केंशी उसे यूं ही जाने नहीं देता। वो जियोन का रास्ता रोककर उसके सामने आ खड़ा होता है। जियोन भी बिना कुछ कहे अपने हाथ में पकड़ा हुआ सॉफ्ट ड्रिंक सीधे केंशी पर उड़ेल देता है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। लेकिन इस बहस के दौरान जियोन चुपके से अपना असली खेल खेल देता है। बिना केंशी को भनक लगे वो उसके पास मौजूद रेलिक बड़ी सफाई से चुरा लेता है, और केंशी को इसका जरा भी एहसास नहीं होता।
तभी अचानक जमीन एक बार फिर जोरों से कांपने लगती है। पूरा इलाका भूकंप के झटकों से हिल उठता है। जियोन तुरंत समझ जाता है कि एक और नया टूम प्रकट होने वाला है। दूसरी तरफ केंशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही उसे एक और नई भविष्यवाणी सुनाई जाती है। इस बार कहा जाता है कि जिस जापानी लड़के ने गोल्डन और सिल्वर रेलिक्स हासिल किए थे, वो अभी इसी इलाके में मौजूद हैं। ये सुनते ही केंशी के मन में शक पैदा होने लगता है। उसकी नजर धीरे धीरे जियोन की तरफ जाती है। अब उसे लगने लगा था कि शायद जिस इंसान की तलाश वो इतने समय से कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जियोन ही है। और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ टूम रेडर किंग एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही शानदार एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।